नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का अध्याय जो प्रथम अध्याय है जिसका नाम है संख्या पद्धति, उसका पार्ट 1 हम बना चुके हैं। सेकंड पार्ट है। तो संख्या पद्धति के ऊपर हमने क्या क्या बात की थी उसका एक बार हम रिवीजन करते हैं। देखो, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है। तो प्राकृत संख्याओं को हम n से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल N से। तो प्राकृत संख्याएं होती है 1, 2, 3, 4, 5, ये इनको बोलते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है। और यदि प्राकृत संख्याओं में 0 को और शामिल कर लिया जाए तो फिर ये क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। प्राकृत संख्या ये हो जाएगी पूर्ण संख्या। और उसके बाद में आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं को z के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और पूर्णांक संख्याएं होती है 0, 1, 2, 3, 4, इधर ऐसे चलता जाएगा। और नेगेटिव में भी संख्या आएगी। ठीक है ना, इस तरीके से -2, +2, -1, 1, 0 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये क्या होगा, चलता रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद में मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या, जिसको हम Q से लिखते हैं। और ये जो P/Q रूप की संख्या होती है, और बट्टे वाला जो Q है ये कभी भी क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। Q कभी भी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप की जो संख्या है उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पर P और Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, ये जो दोनों P और जो Q है ये इसमें से लेने हैं, तो ये हो जाएगी हमारे पास परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या वो होती है जो परिमेय नहीं होती। जो परिमेय नहीं होगी वो कौन सी होगी, अपरिमेय होगी। और उसके बाद में बात आई थी वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को लिखते हैं कैपिटल R से। और इसके अंदर किस टाइप की संख्या होती है, इसमें परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। सब प्रकार की जो संख्याएं है ना, वो संख्याएं किस में आती है, सब प्रकार की जो संख्या है वो वास्तविक संख्या के अंदर आती है। अब देखो, हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। वो क्वेश्चन नंबर 4 इसके ऊपर आधारित है। तो ये कर लेते हैं हम पहले। तो हमें सत्य और असत्य के बारे में बताना है कि ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट ये सत्य है क्या। तो देखो, इसको पढ़ो। वो कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो देखो ये वाली प्रत्येक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप देखो, ये प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है क्या? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला पूरा का पूरा सेट देखो यहाँ पर रखा हुआ है, इसके अंदर है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। कैसे? प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होना अनिवार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 0 इसमें है लेकिन 0 इसमें नहीं है। लेकिन इसमें जितने भी है वो सारे के सारे इसके अंदर है। तो हम ये कहेंगे कि प्राकृत संख्या जो n है वो पूर्ण संख्या होती है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सत्य है। कि जो ये बात लिखी हुई है वो बात क्या है, सत्य है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं आंसर, 4th का पहला आंसर है, पहला आंसर हो जाएगा सत्य, कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है। अगला देखो, प्रत्येक पूर्णांक, अब बात आएगी इसकी, ये पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो कि प्रत्येक पूर्णांक में देखो ये वाली संख्या तो यहाँ पर है सारी की सारी। तो वो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है क्या? नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें देखो -3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, -2 इसमें नहीं है, -1 इसमें लेकिन इसमें नहीं है। पॉजिटिव और 0 धनात्मक संख्या और 0 तो इसके अंदर है लेकिन ये वाली नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये बात जो है ये असत्य है। अब इसका कारण लिखेंगे क्यों। तो हम लिखेंगे क्योंकि -2 है ना। अब -2 ले लो चाहे -1 ले लो, ये -2 W के अंदर नहीं है। तो हम लिखेंगे -2 पूर्ण संख्या नहीं है, -2 पूर्ण संख्या नहीं है। देखो उसने क्या कहा था इस क्वेश्चन में, वो कहता है प्रत्येक पूर्णांक
ये सारे के सारे पूर्णांक, ये पूर्णांक की तो वो कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। ये 0 पूर्ण संख्या है, 1 पूर्ण है, 2 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है, 4 भी पूर्ण संख्या, लेकिन -2 है क्या इसमें? नहीं है, नहीं है। इसका मतलब सारे के सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये असत्य है। तो उसका मैंने एक उदाहरण दे दिया। क्यों? क्योंकि -2 पूर्ण संख्या नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या, थर्ड क्वेश्चन है। अच्छा, परिमेय संख्या, इस टाइप की जितनी भी संख्या p/q रूप की, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये जो है q, ये एक पूर्ण संख्या होती है क्या? नहीं होती। कैसे? जैसे मान लो 5/3 है, ये तो है परिमेय संख्या, और ये 5/3 इस पूर्ण में आती है क्या? पूर्ण में तो आपको पता है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप की संख्या आती है, बटा वाली संख्या पूर्ण में नहीं आती है। तो उसने क्या कहा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती। तो हम लिखेंगे ये जो बात है ये भी क्या है? असत्य है। तो हम कारण लिखेंगे कि क्योंकि 5/3, चाहे कोई सा एक उदाहरण ले लो, कि 5/3 पूर्ण संख्या नहीं है। अब पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये पूर्ण संख्या होती है। तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि क्या ये मतलब परिमेय संख्या में जितने भी एलिमेंट है, जितने भी संख्याएं, वो सारी की सारी पूर्ण है क्या? तो हम कहेंगे कि सारी पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें बटा वाली संख्या होती है और बटा वाली संख्या इसके अंदर है नहीं। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 4। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि परिमेय संख्या क्या होती है। आपको मैंने बताया हुआ है कि जो बटा वाली संख्या होती है उनको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। बस ध्यान ये रहे कि बटा में 0 नहीं आना चाहिए। तो जैसे मान लो कि तुम्हें 2 परिमेय संख्याएं दे दे, तो हम एक बात लिखते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य, 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत, या कह सकते हैं अपरिमित, मतलब अनंत 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्याएं होती है। जैसे मान लो हम ये कहें कि जैसे मान लो ये संख्या 2 है, ये संख्या मान लो 3 है। अब वो कहे कि इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं? तो इसके बीच में अनंत संख्याएं हैं, इसके बीच में परिमेय संख्या भी है, अपरिमेय भी संख्या है, सब प्रकार की संख्या है। तो इनके बीच में कितनी संख्या है? अपरिमित संख्याएं हैं। इसी के ऊपर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखो ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करूं। कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है? तुम्हें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो ध्यान देना, ये 2 है और ये हमारे पास है 4। परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 2 तरीके हैं, दोनों तरीके आपको बताता हूं। तो देखो, एक तरीका तो यह है कि जब हमें इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है ना, तो तुम क्या करना, इन दोनों का जोड़ कर 2 का क्या कर दो? भाग कर दो। तो हम कहेंगे 2 व 4 का मध्य अंक, तो इन दोनों को जोड़कर और 2 का भाग दे दो। 4 और 2 6/2, 6 में 2 का भाग जाएगा तो कितना आएगा? 3। तो इनके बीच में परिमेय संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये परिमेय संख्या कहाँ है? इसके बटे में तो कोई संख्या है ही नहीं। तो देखो, यदि हम इनके बटे में 1 के करें तो ये परिमेय नहीं बनेगी क्या? तो बटा में 1 करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है कि अब 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे, तो इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं। 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। तो इस प्रकार हमारे बीच बीच में संख्याएं आती जाएगी। तो ये प्रोसेस क्या होता है? कुछ लंबा होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक शॉर्ट प्रोसेस काम में लेते हैं। उसको देखो हम कैसे करेंगे कि हमारे पास देखो कि कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 6 ज्ञात करनी है। तो आप क्या करो, 6 में 1 जोड़ दो। 6 में 1 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 7। तो आप इसके बटे में आप 2 बटा में इस तरीके से 7 लिख लो। ठीक है,
यदि 5 पूछता ना 5 परिमेय संख्या तो हम 5 और 1 जोड़कर 6 कर लेते हैं यहाँ पर। अब उसने कितनी पूछी है? 6 परिमेय संख्या पूछी है, तो 6 में 1 जोड़कर कितना हो गया? 7। 7 का क्या करना है? भाग करना है। अब ऊपर अंश में ऐसी संख्या लिखो कि 7 का भाग देने पे 2 आ जाए। तो देखो मैं यहाँ पर 14 लिख लेता हूँ, क्यों 7 में 2 का 14 में 7 का भाग जाएगा तो 2 बार ही जाएगा, तो मैं इस 2 को लिख सकता हूँ 14/7। अब यहाँ देखो इसके बटा में वो अंश में वो संख्या लिखो कि भाग देने पर 4 आए। तो सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पर 28 ले लेना, मतलब 7 को 4 से गुणा कर दो, जितना आएगा वो भाग जाएगा तो वो उतना ही आएगा ना। तो देखो 7 चौक कितना होता है? 28। तो ये हमारे पास आया 14 और ये कितना आया? 28। अब इनके बीच में परिमेय संख्या कैसे लिखेंगे? तो 14/7 व 28/7 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं। तो देखो कैसे करते हैं, ये 14/7 है, आप इस तरीके से 6 निशान लगा लेना, हो गए 1 2 3 4 5 6, और ये है लास्ट में 28/7। इनके बटा में 7 कर दो आप, 7 7 7 7 7 7। अंश में तुम्हें क्या करना है? 14 से तो बड़ी संख्या लेनी है और 28 से क्या लेनी है? छोटी लेनी है। अब आप देखो 14 और 28 के बीच में टोटल 14 संख्या हो गई, 14 हो गई ना, 13 संख्या हो गई बीच में। तो आप कोई सी भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया 20, एक मैंने ली 21, एक ली 22, 23, 24 और 25। तो ये जो संख्याएं आई है 6, ये संख्या इन दोनों संख्याओं के मध्य 6 परिमेय संख्याएं हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20/7, 21/7, 22/7, 23/7, 24/7 और 25/7। इस तरीके से हम इनके बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हमें एक क्वेश्चन और दिया है कि 3/5 और 4/5 के बीच में भी हमें कितनी संख्या निकालनी है? 5 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, तो ध्यान से समझना आप। तो देखो संख्या क्या दी हुई है? आंसर 3/5 और 4/5। कितनी संख्या निकालनी है? 5 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी? 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो आप ध्यान दो कि ये जो हर है ना, हर के अंदर कितनी है? 5 है। हर क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। ठीक है, और इसको ऊपर नीचे इस प्रकार से गुणा करो कि अंश में कम से कम 5 संख्याएं अपने पास बचे। मैं एक बार आपको बताता हूं, देखो आप ऊपर नीचे 2 से गुणा करो और इधर भी आप ऊपर नीचे 2 से गुणा करो, तो देखो क्या आएगा? 5 को 2 से गुणा किया 6, 5 को ये गुणा किया 10, इधर 4 को 2 से गुणा किया 8, ये कितना हो जाएगा? 10। जो भी गुणा करते हो ना, हर क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। अब आप देखो हमें कितनी चाहिए? 5 चाहिए, और यहाँ पे कितना? 6। 6 से बड़ी संख्या कितनी है? 7। बटा में तो 10 10 करना ही है। 7 से बड़ी संख्या कितनी है? 8। 8 ये खुद ही आ गया। इसका मतलब बीच में हमारे पास संख्या ही नहीं बची। तो अब यहाँ पर जब हमने 2 से गुणा किया था ना, तो इसकी जगह हम कितना गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। तो देखो अब 3 से गुणा करके देख लो आप एक बार, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। 3 से गुणा करोगे तो ये 9 होगा और ऊपर 12 होगा, और 9 के बाद में 10 11 2 संख्या ही आई। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं? 4 से गुणा करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इनको डायरेक्ट ही 5 से गुणा कर देता हूँ। तो देखो क्या प्राप्त होगा हमें? 5 को 3 से गुणा किया 15, और 5 को 4 से गुणा किया 20। 15 और 4 20 के बीच में कितनी संख्या होगी? 16 17 18 19। कितनी संख्या आई? 4। और हमें चाहिए कितनी? 5। इसका मतलब हम यहाँ पर गुणा किससे करेंगे? 6 से गुणा करेंगे। तो ये इसलिए समझाया तुम्हें इतनी बात है ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि हमें गुणा किससे करनी है। हमें गुणा इस तरीके से करनी है कि बीच में जो संख्या है वो कम से कम कितनी बचे? 5 बचे। तो देखो 6 3 18, 6 5 30, ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 6 5 30। ठीक है, इसके बीच में 5 संख्या बना लो। बटा में 30 30 तो तुम्हें करना ही है। अच्छा सॉरी, ये 6 है, 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 5 दिख रहा था। 30 30।
अब क्या करो 18, 18 के बाद में होता है 19, 19 के बाद में 20, 21, 22 और ये कितना हो जाएगा 23। तो देखो आप पूरी की पूरी 5 हमारे बीच में परिमेय संख्याएं आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। इसके बाद में पहला क्वेश्चन है इसका, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। उसने इस क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। उसने ये पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, हम इसका आंसर लिखेंगे कि हाँ। अब क्यों है परिमेय संख्या, तो देखो ये जो 0 है ना, ये 0 पूर्ण संख्या भी है और ये 0 है ना जो ये परिमेय संख्या भी है, क्योंकि किसी भी संख्या में बटा में यदि हम 1 करते हैं तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और p/q रूप की संख्या हमेशा परिमेय संख्या होती है। बस ये ध्यान रखना होता है कि ये जो q है ना, ये कभी भी क्या है 0 नहीं होना चाहिए। अब ये बटा में 1 है, अब ये 1 0 के बराबर तो नहीं है, तो इसको हम 0 बटा रूप में लिख सकते हैं। तो हम ये लिखेंगे हाँ ये एक परिमेय संख्या है और इसे 0/1 रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात आती है 1.1 आज कंप्लीट हो गई है, इसका एक उदाहरण है वो आप देख लेना, करवा देता हूँ मैं उदाहरण। उसने कहा है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। 1 और 2 के बीच में तुम्हें कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 5। तो देखो मैंने आपको तरीका बताया था कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो उसमें 1 जोड़ दो, कितने हो गए 6। तो बटा में आप लिखो 6 और इधर भी बटा में लिखो 6। अब एक ऐसी संख्या अंश में लिखो कि 6 का भाग देने पर 1 आए, तो 6 ही लिखेंगे, 6 में 6 का भाग देने पर 1 आता है। और इधर अंश में ऐसी संख्या लिखो कि 6 का भाग देने पर 2 आए, तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 6/6 और ये आ गया हमारे पास 12/6। अब इसमें बीच में 5 गैप बना लो, क्योंकि हमें 5 परिमेय संख्याएं चाहिए। तो इसके बटा में आप क्या करो 6 6 6 कर लो। 6 में 1 जुड़ा 7, 7 में 1 जुड़ा 8, 8 में 1 जुड़ा 9, 10, 11। तो ये इसके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो जाएगी, 5 परिमेय संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका एक था। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 1 उसमें सत्य है, सत्य प्रकार के कई क्वेश्चन है वो तुम्हें करने हैं, देख लेना आप उनको। तो इस तरीके से अब बात आती है अपरिमेय संख्या। तो मैं आपको बता चुका हूं कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती वो संख्याएं क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है ना, तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे, वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती है अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। मतलब जो संख्याएं परिमेय नहीं होती वो अपरिमेय कहलाती है। तो उसका एक हम उदाहरण देते हैं, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, ये सारी की सारी क्या है, अपरिमेय संख्याएं है। ठीक है ना, तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। तो देखो मैं आपको एक हम भाग लेके चलते हैं, जैसे 10 में मैंने भाग दिया 3 का, एक मैं भाग लेके चलता हूँ 7 में भाग दिया हमने 8 का, और एक भाग लेके चलते हैं हम, कोई सा भी एक भाग ले लेते हैं, भाग है 1 में भाग दिया हमने 7 का। तो देखो भाग दे के देखो 10 में 3 का भाग दो आप, तो देखो क्या चीज़ प्राप्त होती है, 3 को 3 से गुणा किया 9, 10 में से 9 गया, कितना बचेगा 1। ठीक है, भाग टूट गया, यहाँ पॉइंट लगेगा तो वापस 10 हो जाएगा, फिर 3 बार जाएगा 9, फिर 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 3 3 9। ठीक है, फिर 1 बचेगा। इस तरीके से ये चलता रहेगा इस तरीके से। अब 8 में 7 का भाग दो, देखो क्या आता है। तो सबसे पहले भाग टूटा हुआ है तो पहले दशमलव लगेगा, तो ये 70 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 8 8 64।
70 में से 64 गए, कितना बचेगा 6, भाग टूट गया तो 60 हो जाएगा, ठीक है, 0 लगा देंगे। और 8 7 कितना हो जाएगा 56, फिर कितना बचेगा 4, 40 हो जाएगा। और 8 का 8 पंजे 40, ठीक है। तो इसका भाग दिया तो कितना आया 0.875। अब इसमें भाग दो आप, यहाँ 1 है तो भाग पहले से टूट रहा है तो दशमलव लगेगा, तो इधर 0 आ जाएगा, 7 एकम 7, तो 10 में से 7 गए 3, फिर 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, फिर 6 बचेगा 7, 8 7 56, फिर 4 बचेगा 40, तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, फिर 5 बचेगा 7 7 50 हो जाएगा, 7 7 49, 7 पे गया 1 बचेगा। अब देखो यहाँ 1 ही तो था और यहाँ से वापस 1 आ गया, फिर वापस 0 होगा ना, तो दोबारा इसका रिपीटेशन शुरू हो जाएगा यहीं से ही, और यही चीज़ दोबारा आ जाएगी 1 4 2 8 5 7, इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो देखो हमने 3 भाग दिए, 3 भाग दिए। देखो इसमें तो हमने भाग दिया था 10 में 3 का, इसमें भाग दिया था हमने 7 में भाग दिया था 8 का, और यहाँ हमने किया था 1/7। मैंने आपको एक बात बताई हुई है कि जो बटा वाली संख्या होती है ना वो परिमेय संख्या होती है, बताई थी, बिल्कुल बताई थी। लेकिन इसमें भी 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, इसमें भी हमें 2 बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी बात है कि इन तीनों का प्रसार देखो, इन तीनों का प्रसार, इसमें तो दशमलव प्रसार देखो 3 अंक जाके रुक गया, ठीक है। इनमें दशमलव प्रसार देखो सेम टू सेम चला जा रहा है, 3 3 3 3, मतलब रुक नहीं रहा, चले जा रहा है। और इसमें देखो यहाँ तक गया, फिर वापस रिपीटेशन हुआ, यही आ गया, फिर रिपीटेशन होगा, दोबारा यही आ जाएगा। तो ये जो दशमलव प्रसार होते हैं ना, ये 3 प्रकार से अपन लिख सकते हैं। एक तो होता है शांत प्रकार का, दूसरा होता है अनवसानी आवर्ती, और जो तीसरा होता है वो होता है अनवसानी अनावर्ती, ठीक है। आवर्ती और अनावर्ती 3 प्रकार का दशमलव प्रसार होता है। तो इसमें 3 प्रकार का होता है, एक तो होता है शांत, एक होता है अनवसानी आवर्ती, एक होता है अनवसानी अनावर्ती, मतलब इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब शांत का मतलब तो ये हो गया कि जैसे इसको दशमलव प्रसार सरल किया तो देखो ये शांत हो गया, इससे आगे नहीं जा रहा, तो ये तो टाइप कौन सा हो गया, शांत प्रकार का दशमलव प्रसार हो गया। किस प्रकार का है, शांत। इसमें क्या होता है अनवसानी आवर्ती, मतलब दशमलव प्रसार अशांत होता है लेकिन बार बार आवर्ती आती रहती है। अब देखो ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो ये अशांत तो हो ही गया ना। ये क्या था, शांत, रुक गया, रुक गया मतलब शांत हो गया, ठीक है। लेकिन ये देखो ये 3 जो टर्म है वो बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, तो ये अशांत हो गया। लेकिन अशांत में भी ये क्या हो रहा है कि 3 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो यदि अशांत हो, यहाँ पर हम साथ में ये भी लिख सकते हैं अशांत अनवसानी आवर्ती, और तीसरा लिख सकते हैं हम अशांत अनवसानी अनावर्ती। आवर्ती का मतलब होता है बार बार आना, तो देखो ये अशांत भी है लेकिन बार बार आ रहा है। इसमें भी क्या है, इसके अंदर भी ये सिस्टम क्या है, ये अशांत है और ये आवर्ती है। आवर्ती का मतलब इसमें भी क्या होता है, बार बार ही आ रहा है, देखो ये इतना हिस्सा बार बार आ रहा है। तो बार बार रिपीटेशन हो और रुके नहीं तो वो अशांत और आवर्ती होता है। यदि इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन हो तो वो संख्या कौन सी होती है, वो संख्या परिमेय संख्या होती है। वो संख्या कौन सी होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन यदि इस टाइप का आ जाए तो इस कंडीशन में जो संख्या होगी वो संख्या कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो मैं आपको एक बात दोबारा बता दूं, इस टाइप का एक उदाहरण है, जैसे देखो 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0, इस तरीके से।
अब इसमें देखो कहीं रिपीटेशन हो रहा है, ये रुक भी नहीं रहा, लगातार चले जा रहा है, और वन भी मतलब रिपीटेशन भी होना रहा। देखो यहाँ 10 है, 10 के बाद में यहाँ 100 हो गया। यदि इस तरीके से आ जाता 10 10 10, इसका मतलब 10 10 का रिपीटेशन हो रहा है बार बार, तो ये अशांत, क्योंकि रुक नहीं रहा तो अशांत हो गया, अनवसानी आवर्ती हो जाता। तो ये संख्या कौन सी होती? परिमेय संख्या होती। लेकिन यदि इस टाइप में आ जाए, अशांत भी हो और उसकी आवर्ती भी ना हो, मतलब अनावर्ती हो, तो उस कंडीशन में वो जो संख्या होगी वो कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो आपको बात क्लियर होगी कि यदि इस तरीके से रुक जाए तो वो तो शांत है, और ऐसे चलता जाए तो वो अशांत है। और अशांत में भी दो प्रकार हो गए कि पुनरावृत्ति हो रही है और पुनरावृत्ति नहीं हो रही। यदि बार बार अंक आ रहे हैं और पुनरावृत्ति हो रही है तो हम बोलेंगे अशांत, अनवसानी आवर्ती बोलेंगे, और नहीं तो उसको बोलेंगे अनावर्ती। तो इस कंडीशन में ये जो संख्या होती है वो तो होती है परिमेय संख्या, और इस टाइप की यदि कोई संख्या तो वो कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना। इसके ऊपर हमें क्या करने हैं? क्वेश्चन करने हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको अपने स्टूडेंट, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसको सब्सक्राइब करें। इसके ऊपर आपको 9th की कंप्लीट मैथमेटिक्स मिलेगी। धन्यवाद।